हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एम्प्लॉयर पर। आज हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमने जो वादा किया था कि केबीसी नैनो का कंप्लीट बुक करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। आज देख लीजिए, आज बिहार वाला सेक्शन जो है आज बिल्कुल कल ही खत्म हो गया है। आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनवरी से लेकर, ठीक है, ये जनवरी से लेकर कहां तक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक है ये, ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप केबीसी नैनो में कोई और सेक्शन करें या ना करें, लेकिन ये सेक्शन यदि आप कर लेते हैं जनवरी से अगस्त तक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला करंट अफेयर प्लस हम जो बिहार वाला करवाए हैं अभी, अगर ये दोनों आप देख लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आ जाइएगा करंट अफेयर तक। हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर पर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल भी करवाएंगे, लेकिन लेटेस्ट करंट अफेयर को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल अभी जनवरी से अगस्त के बीच में रहा है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि जीएस सिंपलर पर, टेलीग्राम पर जीएस सिंपलर नाम से चैनल है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करें, बिल्कुल डेट आ चुका है, 21 तारीख को ही होगा, एक सिटिंग में होगा। 38 जिला में सेंटर बनाया गया है, ठीक है। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 तारीख को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब? 14 तारीख को, ठीक है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपना लगातार रिवीजन करते रहिए। जो हम करंट अफेयर के लिए वीडियोस दे रहे हैं उसको लगातार आप देखते जाइए, आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। बाकी उधर जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको आप लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, जो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 वाला, कब? 2022 वाला नहीं, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 वाला, ये कहां पर? इंदौर में मनाया जाएगा। कहां पर? इंदौर में ये प्रवासी भारतीय दिवस 2023 वाला मनाया जाएगा, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक साल कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस चीज के लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जो है ये डेवलप करे, इसके लिए उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो भारत में डेवलपमेंट हो, इस चीज का, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें ओवरसीज इंडियन, यानी कि जो बाहर में भारतीय रह रहे हैं वो भारत के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दे। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है। 17th याद रखिएगा कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस यानी 2023 वाला कब मनाया जाएगा? तो कहां पर? इंदौर में मनाया जाएगा, ठीक है। 9 जनवरी को इंदौर में मनाया जाएगा। हालांकि 2003 में ही ये शुरू हो गया था, लेकिन 2015 से इसको कंटिन्यू किया गया, बिल्कुल, ठीक है। और थीम क्या होगा? तो जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस है, कौन सा? 16th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, यानी कि अभी 2022 वाला जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस है, ये इसका थीम क्या है? कंट्रीब्यूशन टू द सेल्फ इंडिया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द सेल्फ इंडिया। ये देखिए, ये 2022 वाला नहीं 21 वाला होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 2 साल पर इसको मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, was decided to celebrate it every 2 year, प्रत्येक 2 साल पर इसको मनाया जाता है। तो 2022 में नहीं 2021 में हुआ था, ये 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस था। इसका थीम क्या था? कंट्रीब्यूशन टू द सेल्फ इंडिया। इसके बाद कहां पर मनाया जाएगा? 2023 में, तो ये 2023 में इंदौर में मनाया जाएगा, ठीक है, 9 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको 2 ही चीज जानना है। सबसे पहली बात, इसको लॉन्च किसने किया है, दूसरी बात इसका डेवलपमेंट किसने किया है, किसने डेवलप किया है, और तीसरी बात इसका पर्पज क्या है। ये 3 बात आप जानिए मोबाइल से, ये कोई भी एप्लीकेशन है उसके बारे में, तो बात क्लियर है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है, किस पर? एक्वा बाजार मत्स्य सेतु पर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जब उसको आप अपडेट करते हैं तो उस पर कोई नया फीचर आता है, उसी प्रकार से मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि ई मार्केट प्लेस बनाया है।
ई मार्केट प्लेस का क्या मतलब है, इस पर ई मार्केट प्लेस एक्वा बाजार के नाम से बनाया है। यहाँ पर आप जाकर जो भी फिशिंग से रिलेटेड है, यानी मछली पालन से रिलेटेड है, जो भी मछली का बीज चाहिए, तो इस टाइप का कोई भी चीज चाहिए तो यहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये कब चालू किया गया, मतलब कि एक्वा बाजार का फीचर कब लाया गया, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का मीटिंग हो रहा था 19 अगस्त 2022 को, उसी के दौरान। ये ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द सेंट्रल फ्रेश लाइवलीहुड रिसर्च इंस्टीट्यूट ICARCIFA के द्वारा। यहाँ कहाँ पर, ये भुवनेश्वर में है, इसके साथ इसको शुरू किया गया है। इन्होंने ही इसको बनाया है, डेवलप किया है इसको, किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR एंड सेंट्रल फ्रेश वाटर लाइवलीहुड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भुवनेश्वर में है। किसके साथ फिनेंशियल असिस्टेंस किसने दिया था, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने फिनेंशियल असिस्टेंस दिया था। ये कहां पर है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको ओपन किया गया था, यानी कि मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। तो इतना सा बात आप याद रखिएगा। तो मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका मीटिंग हो रहा था अगस्त 9 2022 को, और इसी दिन एक फीचर को लॉन्च किया गया मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन में। वो फीचर था एक्वा बाजार। ठीक है, अब यहाँ पर मत्स्य सेतु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये है कि इसका डेवलपमेंट किसने किया है, किसने डेवलप किया है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, यानी कि ICAR ने किया है, एंड सेंट्रल फ्रेश वाटर लाइवलीहुड रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, इन दोनों ने मिलकर किया है। इसमें फिनेंशियल असिस्टेंट किसने दिया है, असिस्टेंस किसने दिया है, यानी कि फिनेंशियली रूप से किसने मदद किया है, पैसों से, तो ये हो जाएगा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने किया है। किसने, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जहाँ ये कहाँ पर है, हैदराबाद में इसने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पालन 1000 नेशनल कैंपेन, ये एक नेशनल कैंपेन है पालन 1000। देखते हैं क्या है, तो 16 अगस्त 2022 को पालन 1000 नेशनल कैंपेन वाज सेट इन द मोशन। मतलब कब शुरू किया गया, 16 अगस्त की न्यूज है 2022 के, 16 अगस्त 2022 को पालन 1000 नेशनल कैंपेन इसको शुरू किया गया। ये एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन है। क्या है, पेरेंटिंग एप्लीकेशन। पेरेंटिंग एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, समझिए। यहाँ पर ये प्राइमरीली फोकस करेगा किस पे, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, पहले 2 साल में जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होता है उस पर प्राइमरीली ये फोकस करेगा। यानी कि पालन 1000 किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बच्चों के डेवलपमेंट से। ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट से। अब ये क्यों किया गया है, यहां पर ये दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट यही 2 लाइन है। पालन 1000 नेशनल कैंपेन ये कब, 16 अगस्त 2022 को शुरू किया गया है। किसके लिए क्या किया, ये एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन है, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, देख रेख करते हैं बच्चों का। उसी प्रकार से इसका प्राइमरी फोकस क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 2 ईयर। बस इतना सा बात यहां पर याद रखना है आपको। फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, बस इतना सा यहां याद रखना है। ट्राइबल डोमिनेटेड मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है, हैज बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। फंक्शनली लिटरेट का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। ये एग्जाम में आ सकता है, एक न्यू टर्म है फंक्शनली लिटरेसी। इसका मतलब होता है कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज डेली लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट टास्क। सीधी सी बात कही जा रही है, ऐसा कोई इंसान, ठीक है, ऐसा कोई इंसान जिसको कि रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ही स्किल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जो कि इसके डे टू डे लाइफ में जरूरत होगा उन चीजों का, और कोई इंप्लॉयमेंट करते हैं तो उन सब चीजों के लिए भी जरूरत होगा। यदि वो इतना जानते हैं तो इसको फंक्शनली लिटरेसी बोलते हैं, यानी फंक्शनल लिटरेसी बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा जिला है जो कि कंप्लीटली यानी 100% फंक्शनली लिटरेट हो चुका है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का मंडला जिला है। कौन सा, मध्य प्रदेश का मंडला जिला है, आप याद रखिएगा। अब लोगों को फंक्शनली लिटरेट करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के दिन 2020 में। किसके साथ मिलकर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आंगनवाड़ी के साथ मिलकर, सोशल वर्कर, वुमेन, ये सब के साथ मिलकर चलाया गया।
ठीक है। तो 2011 के सर्वे में लिटरेसी रेट कितना था मंडला डिस्ट्रिक्ट का, तो 68% था। ठीक है, 2011 में मंडला डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 68% था। और अभी वही डिस्ट्रिक्ट मंडला डिस्ट्रिक्ट ही मध्य प्रदेश का कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो आप लोग यहां पर ये बात याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि कहां पर शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, सक्सेसफुली कब, 15 अगस्त 2022 को। ये डेट याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द ड्रोन सर्विस, ये भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। द प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द वर्ल्ड्स ड्रोन हब। ठीक है, ये भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब का कोई जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक बात याद रखिए कि प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये कहां पर शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा कि अगस्त वाला, हो सकता है कि डेट देकर पूछ ले। एक और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना में शुरू किया गया था, ये तो याद रखिएगा, वो अगस्त को नहीं था। तो ये 15 अगस्त 2022 को प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। पंच प्राण टारगेट, पंच प्राण टारगेट उसने 15 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया। ठीक है, और ये 9th कंसेक्यूटिव टाइम था जबकि रेड फोर्ट से उन्होंने वो क्या कर रहे थे, वहां से एड्रेस कर रहे थे। और पंच प्राण टारगेट दिया उन्होंने, यानी कि 5 रिजॉल्व्स दिया, 5 निश्चय दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे बिहार गवर्नमेंट 7 निश्चय दिया है, उसी प्रकार से पंच प्राण टारगेट दिया डेवलप को, नेशन मतलब हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए, हमारे भारत को डेवलप करने के लिए 5 तरीके बताए उन्होंने। ठीक है, 5 रिजॉल्व्स दिया। तो आपको 5 रिजॉल्व्स याद रख लीजिए। बिगर रिजॉल्व्स, रिजॉल्व ऑफ द इंडिया, इरेज ऑल द ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है कि गुलामी के पूरे चीजों को खत्म करिए आप। ठीक है, बी प्राउड टू बी इंडियाज लिगेसी, जो भी भारत का जो लिगेसी रहा है, जो भी भारत का इतिहास रहा है, लीजेंड रहा है, उसको उस पर अपना गर्व करिए। स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी, बिल्कुल मिलजुल कर रहिए। और ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स इंक्लूडिंग पीएम एंड द सीएम। ठीक है, पीएम और सीएम जो है इसके साथ भी इसका भी जो ड्यूटीज है और सिटीजन का भी जो ड्यूटी है उसको अच्छी तरीके से निर्वाह करे। तो ये इन्होंने 5 रिजॉल्व दिया कि हमारा भारत देश इस तरीके से क्या हो सकता है, डेवलप कर सकता है। ठीक है, 100 साल हमारे देश को कब पूरेगा, 2047 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। निदान, इसके बारे में जानते हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन द अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर गेट्स ऑपरेशनलाइज। सबसे पहली बात जानिए कि निदान का फुल फॉर्म क्या है। एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटेड, डी से हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, ए से हो जाएगा अरेस्टेड, ए से हो जाएगा अरेस्टेड, और फिर एन से क्या हो जाएगा, नार्को ऑफेंडर। नार्को ऑफेंडर मतलब नारकोटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहां पर ऑफेंडर हैं, ठीक है, मतलब जो भी यहां पर दोषी हैं, जो कि नारकोटिक्स रूल को तोड़े हैं, उसको ट्रैक करने के लिए ये निदान बनाया गया। ठीक है, निदान डेटाबेस है। डेटाबेस करने का मतलब क्या है, एक वो कॉपी है, उसका नाम रख दीजिए निदान। उसमें जितना भी ऐसा गुनहगार है जो कि नशा से रिलेटेड है, उसका नाम वहां पर लिखा हुआ रहेगा। ये निदान खत्म हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार का पहला है कुछ जो कि भारत में हुआ है, जिस पर क्या होगा, डेटा ऑन ऑल अरेस्टेड नारकोटिक्स रिलेटेड ऑफेंडर्स, मतलब नारकोटिक रूल को तोड़ने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, अरेस्टेड हैं, उसका वहां पर डेटा लिखा हुआ रहेगा, जो भी रहे अब डेटा में। डेवलप किसके द्वारा किया गया इसको, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, निदान जो है ये डेटाबेस है, निदान किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद किससे रिलेटेड है, तो नार्को ऑफेंडर से रिलेटेड है। किससे, नार्को ऑफेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए खत्म है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं जानना है। एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज विनबैक्स, आप यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, VINBAX। वी से हो जाएगा वियतनाम, IN से हो जाएगा इंडिया, B से हो जाएगा बायलेटरल, A से हो जाएगा आर्मी, और X से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो वियतनाम, इंडिया, बायलेटरल, आर्मी, एक्सरसाइज, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं विनबैक्स।
तो पहली बात, इसका तीसरा नंबर का एडिशन हुआ है, ठीक है। कौन से एक्सरसाइज का? वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबेक्स 2022, इसका तीसरा नंबर का एडिशन हुआ है, थर्ड एडिशन, तीसरा नंबर का एडिशन हुआ है। कहां पर हुआ है ये? चांडी मंदिर हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। दूसरी बात याद रखिएगा, हम यहां पर बता दिया ना आपको, ये आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी वगैरह नहीं है। तो वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। कौन सा एडिशन है? तीसरा नंबर का एडिशन है, ठीक है। इससे ज्यादा तो इसमें कुछ जानना ही नहीं है। एक्सरसाइज में तीन ही चीज जानना है, किन देशों के बीच होता है और कहां पर हुआ है, कौन सा एक्सरसाइज है, आर्मी है, नेवल है, एयरफोर्स है, कौन सा एक्सरसाइज है, बस। चलिए उड़ान स्कीम देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्लैगशिप प्रोग्राम रीजनल कनेक्टिविटी। पहली बात तो जानिए उड़ान स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि हमारे पूरे भारत का हर एक एरिया को जोड़ना है, ठीक है। उड़े देश का हम नागरिक फुल फॉर्म है। हैज कंप्लीटेड द 5 years, कितना साल पूरा कर लिया? ये 5 साल पूरा कर लिया है। कब लॉन्च हुआ था? तो 27 ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुआ था, तो 2016 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। कब? 2016 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, और इसको अभी 5 साल पूरे हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट इसके अंतर्गत, यानी उड़ान स्कीम के अंतर्गत पहली फ्लाइट कब उड़ी थी? तो 27 अप्रैल 2017 को। कब? 27 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल 2017 को। इसका क्या एम है? तो टू इंप्रूव द रीजनल एयर कनेक्टिविटी टू द टायर 2 एंड द टायर 3 कंट्रीज। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस टाइप के सिटीज के लिए ये शुरू किया गया है? तो टायर 2 और टायर 3 टाइप के सिटीज के लिए किया गया है। इतना सा बात आप लोग याद रखिएगा, इससे ज्यादा कोई भी बात इसमें याद रखने का जरूरत नहीं है, इतना सही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये सब कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, मंथन पोर्टल। क्या है? मंथन पोर्टल। देखिए, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा यह शुरू किया गया है। मंथन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। किस चीज के लिए? फॉर प्रमोटिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम टू मीट इंडिया सस्टेनेबिलिटी गोल्स, ठीक है। तो आपको इतना सही बात इसमें याद रखना है कि क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। किस चीज के लिए? प्रमोटिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, ये इसका कारण है, इस चीज के लिए किया गया है। सीधा सा बात यहां पर है कि जो हमारे इंडस्ट्री है और जो साइंटिफिक रिसर्च है, इसके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाना चाहिए जहां पर इंडस्ट्री का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, साइंटिफिकली डेवलपमेंट हो, वहां पर साइंटिफिक रिसर्च भी अच्छे से हो। इन चीजों के लिए मंथन पोर्टल बनाया गया है। किसके द्वारा लॉन्च, किसके द्वारा किया गया है? तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो पीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? पीजे अब्दुल कलाम। इस सिमिलर नाम का ही एक और है, देख लीजिए यहां पर, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया है इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। इसके साथ मिलकर एक मंथन 2021 में भी शुरू हुआ था। ये 2022 वाला मंथन है, ये 2021 में मंथन शुरू हुआ था फॉर द टेक्निकल सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज। यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं वो जो टेक्निकल सॉल्यूशंस को जो चैलेंज फेस करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी को जो लेकर वो चैलेंज फेस करते हैं, उस चीज को पार्ट आउट करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए मंथन एप्लीकेशन 2021 में शुरू हुआ था। मंथन 2021 में किसने किया था? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ने, यानी बीपीआरडी ने किसके साथ मिलकर? और इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के साथ, एआईसीटीई के द्वारा के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो आप ये बात भी यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2021 वाला पूछ रहा है कि 2022 वाला पूछ रहा है। ऑप्शन भी देखिएगा कि 2021 के अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है या 2022 के अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ है। कॉन्फ्रेंसेस में आपको क्या क्या जानना है? सबसे पहली बात, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ है, ठीक है। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो भारत की तरफ से कौन गया है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात जानना है, क्या इसका कोई थीम वगैरह कुछ रहा है, क्या ये इसका कोई पर्टिकुलर पर्पज है, ये सब जानना है। तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस जो है ऑन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पहली बात तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस किस चीज के लिए हुआ है? तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए हुआ है,
ठीक है, ये अगस्त 15 से अगस्त 17 2022 को हुआ। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने एड्रेस किया इसको, ठीक है, यानी कि यहां पर अटेंड किसने किया, राजनाथ सिंह गए थे यहां पर अटेंड करने के लिए, ठीक है। बस इसके ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं जानना है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस 2022 खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड टू इट्स लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स। रामसार साइट में 11 जगह को और जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इंडिया ने 11 जगह को और जोड़ा है वेटलैंड को, किसमें, रामसार लिस्ट में। तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 75 हो गए हैं। कितना हो गया है टोटल, 75 हो गया है, 75 हो गया है। अब यहां पर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं, बस यहां पर ये जानिए। इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन विच वॉज इंक्ड इन द रामसार 1971। रामसार कन्वेंशन कब इंक किया गया, कब साइन किया गया, तो 1971 में। इंडिया इसमें कब ज्वाइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन हुआ था। कब, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें क्या हुआ था, ज्वाइन हुआ था। कब, 1 फरवरी 1982 को, आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इसके ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स कहां पर है, तो यूके में ही है। कितना है, 175। कितना है, 175। तो यूनाइटेड किंगडम जो है यहां पर रामसार साइट्स सबसे ज्यादा है, 175 रामसार साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, तो मैक्सिको है, जहां पर 142 रामसार साइट्स हैं। तो ये बात भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अब देखिए ये 11 जो जुड़ा हुआ है, ये कौन कौन सा है। तंपारा लेक है, कहां पर, उड़ीसा में, याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में। तंपारा लेक निम्नलिखित में से कहां पर है, तंपारा लेक उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्वायर कहां पर है, उड़ीसा में है। अनसुपा लेक कहां पर है, उड़ीसा में है। तो 3 उड़ीसा में है, कौन कौन सा, तंपारा, हीराकुंड रिजर्वायर और अनसुपा, ठीक है। तो तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अनसुपा लेक कहां पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए यशवंत सागर लेक मध्य प्रदेश में है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर लेक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी, उसके बाद यहां पर देखिए सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम याद रखिए, थेरूर, सुचिंद्रम थेरूर, वेदूर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए कांजीरकुलम, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी। हो सकता है बोलने में हमको थोड़ा परेशानी हो, फिर भी आप देख लीजिए, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी। तो ये 4 जो है तमिलनाडु से है। तो सबसे ज्यादा कहां से जोड़ा गया है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु का कितना है, 4 है। कौन कौन सा है, चित्रगुंडी, सुचिंद्रम, उदुबुर और कांजीकुलम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु से 4 है। थाने क्रीक, थाने आप जान रहे होंगे, थाने कहां पर है, महाराष्ट्र में, इससे याद कर लीजिए। तो थाने क्रीक कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए हीगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में है। और सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग इतना सा यहां पर याद जरूर कर लीजिए। 11 ठो सबसे ज्यादा कहां से, तमिलनाडु से जोड़ा गया है, जो कि 4 है। 3 ठो उड़ीसा से जोड़ा गया है, 1 मध्य प्रदेश से है, 1 महाराष्ट्र से है और 2 जम्मू एंड कश्मीर से है। 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द श्री अरबिंदो, ठीक है। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, किसका, श्री अरबिंदो घोष का। आप लोग जान रहे होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे श्री अरबिंदो घोष के बारे में, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट के कैटेगरी में आते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग द स्पिरिचुअल प्रोग्राम, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम रख रहे हैं 12 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। 75 प्रिजन इन इंडिया, ठीक है, 75 प्रिजन जो जेल है वहां पर रखे जा रहे हैं। तो श्री अरबिंदो क्या है, 150th बर्थ एनिवर्सरी है इसका। कितना, 150वां नंबर का बर्थ एनिवर्सरी है। श्री अरबिंदो वाज एन इंडियन फिलोसोफर, देख लीजिए क्या थे, इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि थे, योगा गुरु थे, पोएट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे। ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था, क्या चीज, वंदे मातरम, ठीक है। तो जो अरबिंदो घोष थे उन्होंने एक किताब लिखा था, इसका नाम था क्या, वंदे मातरम। इनका जन्म हुआ था अगस्त 15 1872 को, कहां पर, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कहां पर इनकी मृत्यु हुई, तो पौंडीचेरी में हुआ था। इन द पौंडीचेरी श्री अरबिंदो आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1926। पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम को एस्टैब्लिश किया गया, कब, 1926 ईस्वी में, ठीक है। शशि थरूर सेविलियर डे लीजियन डी ऑनर, इनको एक ऑनर मिला है। ये देखिए, ये वर्ड जो इंग्लिश का नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड,
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। जैसे कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। उसी प्रकार से फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वह कौन सा है, इसका नाम है सेविलियर डे ला लीजियन डे ऑनर, लीजियन डे ऑनर, ठीक है, लीजियन डे ऑनर। तो याद रखिएगा ये किसको दिया गया है, तो शशि थरूर को दिया गया है। किसको दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया है, ठीक है। शशि थरूर को एक और अवार्ड मिला था, इसका नाम था एकोडोमिया डे ला रियल ऑर्डर। ये सब जानने की उतना जरूरत नहीं है, स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको 2010 में दिया जा चुका है। तो ये सब उतना मत जानिए, बस इतना सा जानिए कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसको दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया है। बात खत्म। स्माइल 75 इनिशिएटिव, क्या चीज, स्माइल 75 इनिशिएटिव। स्माइल 75 इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या होगा, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज मार्क्ड 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन्स प्रैक्टिसिंग द एक्ट ऑफ द बेगिंग। सीधी सी बात यहां पर ये समझिए कि स्माइल 75 इनिशिएटिव किसके द्वारा पहले शुरू किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया है स्माइल 75 इनिशिएटिव। किससे रिलेटेड है, तो जो बैगर्स होते हैं ना उसको रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है। रिहेबिलिटेट करने का मतलब है उसको एक अच्छा लाइवलीहुड देना है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो बैगर्स से रिलेटेड है स्माइल प्रोग्राम, याद रखिएगा। स्माइल 75 इनिशिएटिव किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। यहां पर देखिए, द इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। स्माइल का मतलब क्या होता है, देखिए, सपोर्ट फॉर, एस फॉर सपोर्ट, एम फॉर मार्जिनलाइज्ड, आई फॉर इंडिविजुअल्स, एल फॉर लाइवलीहुड एंड द ई फॉर एंटरप्राइजेस। तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर द लाइवलीहुड एंड द एंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म है। 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इसको खोला गया है, ठीक है, शुरू किया गया है। Experts associated with the field of the beggary and NGO will take part in the nationwide launch। ये सब याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। To make the strategy for the comprehensive rehabilitation, ये सब चीज करना है। सीधा सा बात याद रखिए कि जो स्माइल एप्लीकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा शुरू किया गया है। किससे रिलेटेड है, तो बेगिंग से रिलेटेड है। बेगर जो होते हैं उसको रिहेबिलिटेट करना है, इससे रिलेटेड है। बात खत्म। चीफ ऑफ द CSIR एन कालसेवी को बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए, नल्ला थम्बी कालसेवी, नल्ला थम्बी कालसेवी, एन कालसेवी आप याद रख सकते हैं। नल्ला थम्बी कालसेवी, इसको अपॉइंट किया गया है, क्या चीज, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब CSIR के जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर हैं वो किसको बनाया गया है, तो नल्ला थम्बी कालसेवी को बनाया गया है। नल्ला थम्बी कालसेवी याद रखिएगा, किसका, CSIR का डायरेक्टर बनी है और ये पहली वुमेन महिला डायरेक्टर है, ठीक है। बस इतना से याद रखिए। 12th एडिशन ऑफ द डेफ एक्सपो, डिफेंस एक्सपो आप लोग जानते होंगे। डिफेंस एक्सपो क्या है, ये एक एग्जीबिशन की तरह है। यहाँ पर सभी देश आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत भी क्या करेगा, जो उसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शन करेगा, उनका प्रदर्शन करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो ये 12वां नंबर का जो एडिशन है डिफेंस एक्सपो वाला, ये कहां पर होगा, ये 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 को होगा। कब, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 को होगा। ये गांधीनगर गुजरात में होगा। कहां पर, गांधीनगर गुजरात में होगा। कहां पर होगा, गांधीनगर गुजरात में होगा, ठीक है। चलिए बस इतना सा ही जानना है, इससे ज्यादा जानना ही नहीं है। CWG 2022 इंडिया फिनिश्ड एट द 4th प्लेस। CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 वाला हुआ है, ठीक है, ये कब खत्म हुआ, ये हेड कब हुआ था, जुलाई 28 से अगस्त 8 2022 तक हुआ था, ठीक है। इसमें भारत ने कितना रैंक हासिल किया है, तो चौथे प्लेस है मेडल टैली में, ठीक है। यानी कितने मेडल्स जीत करना है उसमें ये चौथे स्थान पर है, कौन, भारत। इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीता है। कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटल 61 मेडल जीता है। कितना मेडल जीता है, टोटल 61 मेडल जीता है, जिसमें कि 22 गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर मेडल है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। दिस वाज इंडियाज 4th बेस्ट परफॉर्मेंस एट द कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा, विनिंग गोल्ड मेडल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सब उतना कोई जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि न्यू दिल्ली में 2010 में हुआ था पिछली बार।
इंडिया हैज बीन किसके पीछे है? सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन आया है? तो ऑस्ट्रेलिया आया है, 178 मेडल है इसके पास। कितना है? 168 मेडल है। उसके बाद इंग्लैंड के पास कितना है? 176 है। और कनाडा के पास कितना है? 92 है। टेनिस स्टार है शरत कमल, ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट है। क्योंकि इन्होंने 4 मेडल कंप्राइजिंग 3 गोल्ड, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल है, ये इन्होंने जीता है। तो यहां पर शरत कमल का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर माने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ में, जिन्होंने 4 मेडल जीता है टोटल, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल है। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, दूसरे पर इंग्लैंड है, तीसरे पर कनाडा है, चौथे पर भारत है और 5वें पर न्यूजीलैंड है। तो फर्स्ट 5 आप कोशिश करिएगा, लेकिन पहला तो याद रखना ही है। पहले नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसने कितना 178 मेडल जीता है। कितना? 178 मेडल, जिसमें 67 क्या है? गोल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कंपनीज इन 2022 फॉर्च्यून 500 लिस्ट में। देखिए फॉर्च्यून 500 की एक लिस्ट आती है, इसमें बस ये जानना है आपको कि भारत की कितनी कंपनियां शामिल करी गई हैं। तो इसमें 9 इंडियन पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनी है भारत की, जिसको शामिल किया गया। कितना? 9 है, 9। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 9 इंडियन पब्लिक एंड द प्राइवेट कंपनीज हैं। कितना? 9 है। ठीक है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो भारत में है, LIC इंडिया जो भारत की है, उसको 98 नंबर का पोजीशन इसको हासिल हुआ है। ठीक है, 98 नंबर का पोजीशन इसको हासिल हुआ है, याद रखिएगा। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसको 104 नंबर का पोजीशन हासिल हुआ है। कौन सा? 104 नंबर का। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ठीक है, LIC हो गया, रिलायंस हो गया। अब यहां पर याद रखिएगा टॉप 5 कंपनीज कौन है जो इसमें जगह बनाए। तो वॉलमार्ट पहले नंबर पर है। ठीक है, वॉलमार्ट कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर। बस आप ये याद रखिए कि वॉलमार्ट इसमें पहले नंबर पर है, जो कि US की एक कंपनी है। इंडियन कंपनीज इन द लिस्ट कौन कौन सा हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, इसका रैंक कितना है? 142 है। ऑयल एंड द नेचुरल गैस ONGC है, इसका रैंक 190 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका 236 है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका कितना है? 295 है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कितना है? 142। इंडियन ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का कितना है? 190। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 236। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कितना है? 295 है, याद रखिएगा। आजादी सेट स्मॉलेस्ट रॉकेट, ये याद रखिए। देखिए क्या है ये पर, देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस सेट टू लॉन्च मतलब लॉन्च किया जाएगा स्मॉलेस्ट कॉमर्शियल रॉकेट। ठीक है, कॉमर्शियल रॉकेट है, स्मॉलेस्ट कॉमर्शियल रॉकेट है, सबसे छोटा कॉमर्शियल रॉकेट है, जिसका नाम क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। और ये एक क्या इसमें लेकर चलेगा? ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम है आजादी सेट। आजादी सेट। इट विल बी लॉन्च टू अनफर्ल द ट्राई कलर इन द स्पेस, यानी कि स्पेस में अपना झंडा लहराना है। इस चीज के लिए आजादी सेट को लॉन्च किया जा रहा है। किस व्हीकल से जाएगा? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जाएगा। ये सबसे छोटी व्हीकल है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां से ये रिलीज किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन द श्रीहरिकोटा में जो है, यहां से इसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा बात याद रखने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्राफ्ट्स विलेज इनिशिएटिव, क्राफ्ट्स विलेज इनिशिएटिव। देखिए गवर्नमेंट हैज बीन लिंकिंग मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विद द हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स एंड लिंकिंग टेक्सटाइल टूरिज्म एंड द इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव। सीधी सी बात है, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था कि जितने भी टूरिज्म प्लेसेस है ना, अच्छे अच्छे टूरिज्म प्लेसेस हैं, उसको लिंक किया जाएगा किसी टेक्सटाइल से। ठीक है, किससे किया जाएगा? टेक्सटाइल से किया जाएगा। बस यही चीज शुरू किया गया है, क्राफ्ट विलेज इनिशिएटिव, याद रखिएगा यहां पर। तो क्राफ्ट विलेज है सेटअप कहां पर इसको सेट बनाया गया है, तब इतना तो याद रखा नहीं जा सकता है। बिहार में ऐसा कुछ है नहीं जो कि बताया जा सके, तो बात खत्म है, याद रखने का कोई जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़िए। जगदीप धनखड़ इलेक्टेड 14th वाइस प्रेसिडेंट, कौन से? 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं। किससे बिलोंग करते हैं? तो NDA गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे। 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कंट्री के। 528 वोट इसको मिला था, बस याद रखिएगा ये सब। और अपोजिशन में कौन थे इसके अपोजिशन कैंडिडेट? मार्गरेट अल्वा थे।
मार्गरेट अल्वा थे, और जगदीप धनखड़, इनका ये सब कोई जरूरत नहीं जानने का। तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा? जस्टिस यूयू ललित। कौन होगा? जस्टिस यूयू ललित 49th नंबर के होंगे। तो जस्टिस यूयू ललित इज सेड टू बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 49th नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा कौन? यूयू ललित। किसके द्वारा रेकमेंड किया गया है? तो एनवी रमन्ना के द्वारा इसको रेकमेंड किया गया है। ठीक है, कब? 4 अगस्त 2022 को। आगे बढ़िए। तिरंगा उत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है तिरंगा उत्सव। ठीक है, 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया का नाम आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइन किया, हमारे नेशनल फ्लैग का जिन्होंने डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया। इन्हीं के 146th बर्थ एनिवर्सरी पर, 146वां नंबर का बर्थ एनिवर्सरी पर क्या किया गया है? तिरंगा उत्सव शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तिरंगा उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री, नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री। ठीक है, भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको बनाया था, आप लोग याद रखिएगा। यहां पर लिंकिंग टेक्सटाइल विद द टूरिज्म, ये अभी तुरंत हम लोग यहां पर देखें, इसको जानने का जरूरत नहीं है। ट्रेंड ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। बीपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन यहां से उठाती है। ठीक है, यहां से इस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा उठाया जाता है, तो आप लोग यहां पर बातें याद रखिए। देखिए, इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज ऑफ द यूएसडी 84,835 मिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का था, उसमें भारत ने सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब हाईएस्ट एवर, इससे ज्यादा अभी तक कभी नहीं हुआ था, हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लोज मिला भारत को। ठीक है, कितना था ये? 84,835, यानी कि 2021-22 में सबसे ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट आया कहां पर? भारत में। सबसे ज्यादा नहीं आया, इस बार का जो विदेशी इन्वेस्टमेंट था ना, इससे पहले भारत ने इतना कभी नहीं देखा था। ठीक है, कहते हैं ना अचानक बहुत सारा पैसा आ जाना, इतना अभी तक देखे ही नहीं थे। उसी प्रकार से भारत ने इतना एफडीआई इनफ्लोज आज तक नहीं देखा था, यानी 2021-22 में हाईएस्ट एवर था, सबसे ज्यादा था। ठीक है, कितना था? 84,835 मिलियन यूएसडी था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगर कोई ऐसा न्यूज है तो। हाँ, सोर्स एफडीआई सोर्स नेशन, कहां से एफडीआई सबसे ज्यादा आता है? सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है? सिंगापुर से आता है। कितना? सिंगापुर से। कितना आता है? 27.01% आता है। कितना? 27.01%, यानी जितना भी देश हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करता है उसमें 27.01% सिर्फ सिंगापुर अकेले करता है। ठीक है, इसके बाद कहां से? मॉरिशस, उसके बाद नीदरलैंड और उसके बाद स्विट्जरलैंड से। यानी कि सबसे ज्यादा कहां से आता है? सिंगापुर से, उससे थोड़ा सा कम कहां से? मॉरिशस से, और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है और चौथे पर स्विट्जरलैंड है। टॉप 5 स्टेट्स रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी। टॉप 5 स्टेट्स, 5 स्टेट को जानना है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया है। तो सबसे ज्यादा जो आया है ये कहां पर आया है? कर्नाटका में। कहां पर आया है? कर्नाटका में 37.55%। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई को रिसीव किया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटका हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, फिर तमिलनाडु है और उसके बाद हरियाणा है। तो आप 3 याद रखिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली। कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली। कहां से सबसे ज्यादा आया है? सिंगापुर से, और दूसरे नंबर पर कौन है? मॉरिशस, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड। बांग्लादेश सेंसस 2022, बांग्लादेश का सेंसस हुआ है 2022 वाला। पहली बार हिस्ट्री में बांग्लादेश वुमेन आउट नंबर द मेन। पहली बार ये हिस्ट्री में हुआ है कि बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं वो मेन से ज्यादा हो गया, यानी कि आदमियों से ज्यादा हो गए वहां पर औरत। प्रिलिमिनरी रिजल्ट क्या है? 6th पॉपुलेशन सेंसस ऑफ द बांग्लादेश। इतना करो बस, याद रखेगा। 6ठा पॉपुलेशन सेंसस हुआ बांग्लादेश में, और इसमें तो कुछ याद रखने लायक है नहीं, फालतू न्यूज है। इंडिया डेजिग्नेट्स 15 न्यू रामसर साइट्स। अभी बताए थे कि कितना रामसर साइट को जोड़ा गया? 11। अभी याद देखिए 15 और जोड़ा गया। ठीक है, तो इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 10 मोर वेटलैंड्स रामसर साइट टू द 64। ठीक है, तो यहां
यहां पर आप याद रख लीजिए, तो कितना हो गया 64 हो गया था। इससे पहले कितना था, तो 54 था, इसमें 10 जोड़ा गया था। ठीक है, कब 4 अगस्त 2022 को। आप लोग यहां पर देख लीजिए कौन कौन सा है। द 10 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया इंक्लूड्स द 6 इन द तमिलनाडु में है, एक गोवा में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है। ठीक है, इंडिया है डिजिग्नेटेड 5 न्यू रामसर साइट्स इन द जुलाई 2022। बात को समझिए यहां पर देखिए, रामसर साइट बनना और उसके लिस्ट में डेजिग्नेट करना 2022 में, जो जुलाई वाला है, ये अगस्त वाला बता रहे हैं, जुलाई 2022 में 5 रामसर साइट को जोड़ा गया था। 2022 में जुलाई में 5 रामसर साइट को जोड़ा गया था। और उसके बाद 4 अगस्त 2022 को 15 न्यू रामसर साइट, अब 15 हो गया है, टोटल 10 जोड़ा गया है, 5 कहां पर था जुलाई में, दोनों मिलाकर 15 न्यू रामसर साइट्स होकर कितना हो गया था 64 हो गया था। और अभी फिर 11 जोड़ा गया, जिसको मिलाकर कितना हो गया 75 हो गया। याद रखिए, 5 जुलाई में किया गया था, 10 अगस्त में किया गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया 15। और उसके बाद एक 15 अगस्त 2022 को किया गया, जो कि कितना हो गया टोटल 11 वहां पर किया गया, टोटल मिलाकर अभी 75 है। ठीक है, तो ये जो 2022 में यानी 4 अगस्त को जो जोड़ा गया था 10, आपको ये भी याद रखना है। बहुत सारा रामसर साइट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार पढ़िएगा, याद रहेगा। देखिए, कुथनकुलम बर्ड सेंचुरी, कुथनकुलम बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। कुथनकुलम बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बर्ड सेंचुरी कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आएगा तो तमिलनाडु। कुथनकुलम कहां पर, तमिलनाडु। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, वेलोर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में। वेदनथांगल बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, उद्यामर्थापुरम बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में है। सटकोसिया जॉर्ज कहां पर है, ओडिशा में है। उसके बाद नंदा लेक कहां पर है, गोवा में है। उसके बाद यहां पर देखिए रंगनाथ बीएस कहां पर है, ये बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है। और सिरपुर वेटलैंड कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये जो 4 अगस्त को जोड़ा गया था, उन सब का लिस्ट है 10 ठो। 11 जो जोड़ा गया वो हम आपको बता चुके हैं। और 5 जुलाई में जोड़ा गया था, कौन कौन सा, करिकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। क्या चीज, करिकली बर्ड सेंचुरी कहां पर, तमिलनाडु में है। पल्लीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है, तमिलनाडु में है। पंचावरम मैंग्रोव कहां पर है, तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, पीछावरम मैंग्रोव कहां पर, तमिलनाडु में है। साख्या सागर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और पाल वेटलैंड कहां पर है, मिजोरम में। तो पाल वेटलैंड याद रखिएगा कहां पर है, ये मिजोरम में है। दिया हुआ है ना, कितना था 54 था। ठीक है, 54 में जुलाई में कितना जोड़ा गया 5 जोड़ा गया, कितना हो गया 5 4 9, और यहां हो गया 59, नहीं 54 था ये जोड़कर। ठीक है, 54 था, 5 को जोड़कर 54 था। इसमें 10 जोड़ा गया, कितना हो गया 64। इसमें 11 जोड़ा गया, कितना हो गया 75। बस इतना सा याद रखिएगा। एक और बात याद रखिए, अभी तुरंत बताया है उसमें भी, यूके में सबसे ज्यादा है, मेक्सिको दूसरे नंबर पर है। मोसिवातुनिया गोल्ड कॉइन्स, देखिए, जिम्बाब्वे हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू सोल्ड टू द पब्लिक इन अ बिड टू कर्ब द इन्फ्लेशन स्पाइक। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, अपने इन्फ्लेशन स्पाइक को, यानी अपने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, ठीक है, अपनी महंगाई को कर्ब करने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के जारी किए हैं। सोना का सिक्का किस देश ने जारी किया है, तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जिम्बाब्वे। उस सोने का सिक्का का नाम क्या है, मोसिवातुनिया। तो तुनिया से नाम रखेगा, तुनुक तुनिया, इस तरह हो सकता है, कुछ आप बना लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किस देश ने अभी हाल फिलहाल में ही सोने की सिक्के जारी की हैं, तो कौन है, जिम्बाब्वे है जिन्होंने ऐसा किया है। अब देखिए, इंदरमीत गिल, ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है।